गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th का जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वेव नेचर के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी। ये बताया था कि जो वेव होती है वो कैसे ट्रैवल करती है और उसके ऊपर क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन होता है। तो ये सब हम जान चुके थे, लेकिन यहीं पर बात नहीं रुकती है। जब साइंटिस्ट ने आगे डिस्कवरी की तो पता चला कि कुछ ऐसा भी नेचर था मैटर का या लाइट का कि जो वेव नेचर से बिल्कुल अलग था। वो कैसा नेचर था? वो पार्टिकल नेचर था। तो आज हम सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे, जो कि है पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर। कुछ ऐसे फिनोमेना देखे गए जिनको एक्सप्लेन करना पार्टिकल वेव नेचर के बस की बात नहीं थी। देखो, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये सब वेव नेचर के बारे में बता रहे हैं। वेव नेचर इनसे एक्सप्लेन होता है, लेकिन पार्टिकल नेचर जो होता है वो बहुत सारे और प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ये आपको देखने हैं और इनको समझना है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी क्या चीज़ है और ये मैंने क्या लिख दिया, ये आपको समझना होगा कि जो कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, उसको अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करती है, और उस रेडिएशन को अगर एक्सप्लेन करें तो जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और क्या होगा, ये रेडिएशंस को इमिट करेगी। रेडिएशन को अगर इमिट करेगी तो इस बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। फिर आता है कि जो लाइट है उसके अंदर क्वांटा ऑफ लाइट। क्वांटा ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जो लाइट है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, उसका जो नेचर होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है और वो वेव के फॉर्म में नहीं होती। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो हमें ये बता रहे थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो हमें बता रहे थे कि जो लाइट है वो वेव नेचर की है, और कुछ बता रहे थे कि वो पार्टिकल नेचर की है। ठीक है, तो इन रीजनों से हमें पार्टिकल नेचर को पढ़ना जरूरी हो गया। सबसे पहला जो है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात तो यही है कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। देखिए, आज दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होगा, एक तो ब्लैक बॉडी और एक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट है? इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल नेचर लाइट का कैसे है, और इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ब्लैक बॉडी के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी क्या होती है? इज अ रेडिएशन। एक ब्लैक बॉडी क्या है? एक रेडिएशन है, या फिर ये कह लो कि एक आइडियल बॉडी है। ठीक है, आइडियल बॉडी है जो क्या करती है, 100% इमिट करती है लाइट को,
ठीक है, और एंड 100% ट्रांसमिट करती है। क्या बात समझ में आई? इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है और वो ऐसे, वैसे तो कोई चीज़ आइडियल है ही नहीं, तो ये ब्लैक बॉडी को हम अज्यूम करते हैं कि भाई एक ऐसी बॉडी भी रही होगी जो क्या करे, पूरी जितनी भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब भी कर ले और उतनी ही एनर्जी को ट्रांसमिट भी कर दे। ऐसी बॉडी को हम आइडियल बॉडी बोल सकते हैं और उसी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और जो ये रेडिएशन को इमिट करेगी, जो ये ब्लैक बॉडी जिन रेडिएशंस को इमिट करेगी, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस को इमिट करेगी उन्हीं को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोला जाएगा। ब्लैक बॉडी जो है वो ट्रांसमिट करेगी किनको? रेडिएशंस को। इन्हीं रेडिएशंस को क्या बोला जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैं बीबी में शॉर्ट लिख रहा हूं, तुम समझ जाना क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आ गई बात समझ में? तो मैंने पहले डेफिनेशन बताई आपको। डेफिनेशन में मैंने ये बताया कि एक ऐसी बॉडी है जिसको हमने कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया कि वो 100% ट्रांसमिट कर रही है और 100% ही एब्जॉर्ब कर रही है। फिर हमने रेडिएशंस के बारे में बोला कि ब्लैक बॉडी जिन रेडिएशंस को एमिट करेगी उनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया। फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, प्लैंक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर किसी सरफेस के ऊपर, मान लो ये एक मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एनर्जी डाली, ये मैंने रेडिएशन डाली। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये एच म्यू क्या लिख रहा हूँ। पहले तुम ये समझ लो कि एक सॉलिड सरफेस था, उसके ऊपर मैंने एनर्जी डाली, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो ये उसने ऑब्जर्व करा था। तो फिर उसको उस एक्सपेरिमेंट को क्या किया? डिफाइन किया अच्छे से। ठीक है, पहले तो तुम ये समझ लो कि उसने ऑब्जर्व क्या किया। अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो उसने यूज किया था उसको एक्सप्लेन करेंगे। कल टेस्ट लूंगी, ठीक? याद होनी चाहिए क्या लूंगी। हाँ, और क्या करूंगी? देखो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, जिसके अंदर एक कैथोड ट्यूब को यूज किया गया था। वैसे ही हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके लिए एक ट्यूब को यूज किया गया। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी इलेक्ट्रोड थी और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड होगी। एक इलेक्ट्रोड यहाँ थी जो प्लेट की फॉर्म में थी। अच्छा, अब इसको क्या किया? इसको पोटेंशियल से क्या कर दिया? अब यहाँ से 31 शुरू हो जाएगा। 30 हो गई। नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दिया? अटैच कर दिया, या इसको पॉजिटिव से कर दिया। तो बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है तो यहाँ पर इसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है तो इसका क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब उसने क्या किया? यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, सारी चीजें ही बताऊंगा। अब इसको तो तुम ये समझ लो, बैटरी तो तुम्हें समझ में आ गई और ये समझ में आ गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड है। अब क्या, जो मैंने अभी बताया था कि एनर्जी को ट्रांसफर किया इसके पास, तो यहाँ से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज के पार्टिकल होते हैं? नेगेटिव चार्ज के होते हैं ना। तो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव पार्टिकल के पास। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ से इजेक्ट होके यहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट हो जाएंगे तो एमीटर के अंदर रीडिंग आएगी, डिफ्लेक्शन शो होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्या समझाया मैंने? यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड की गई और इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स निकले और इस इलेक्ट्रोड पर जाकर कलेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी खास बात क्या थी कि इसके अंदर पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है,
तो पहली बात तो ये थी कि इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि जो लाइट हम ऊपर से डाल रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसके बीच में कोई टाइम लैग नहीं है। मतलब टाइम लैग का मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले लाइट जा रही है फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है थोड़े टाइम के बाद, ऐसा नहीं है। जब लाइट जैसे ही गिरती है तुरंत से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो नो टाइम लैग हम लिख सकते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी थी कि नो टाइम लैग। एक तो ये था, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की आप लाइट डालोगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप इसके ऊपर डालोगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है, जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी है, वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। आ गई बात समझ? क्या समझ में आया? जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की लाइट होगी ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक ऑब्जर्वेशन और थी, वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कोई भी लाइट डाल दोगे उससे ये नहीं है कि आपका इमिशन हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब देखो पिछली बातें दोबारा आ रही है सामने, कैसे? अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था ना पिछली वीडियो में, वो यहाँ पे काम आएगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड तो मैं बता दूंगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का तो तुम्हें पता होना चाहिए। कैसे? हम जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, C इज इक्वल टू एच म्यू, नहीं, C इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, ये बातें की थी। मैंने बोला था स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मल्टीपल होती है, ठीक है। तो प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक ने देखा कि जो लाइट होती है ना, जो लाइट होती है उसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया। उसकी एनर्जी जो है E, वो निकल कर आई एच म्यू के इक्वल। मतलब ये जो कांस्टेंट था ना, पहले उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो एनर्जी है, जो आपके इस रेडिएशन की एनर्जी है, वो प्रोपोर्शनल है किसके? वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। आप जितनी ज्यादा एनर्जी की यूज करोगे उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फिर उसके बाद एक कांस्टेंट, अब इस एक प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोला, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया इसको क्योंकि प्लैंक ने इसको डिस्कवर किया था, तो अपने नाम पे रखेगा ना वो, हाँ, तो वही H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। और जो लाइट है उसकी एक फॉर्म को, मान लो कि जो लाइट वो दे रहा है उसके अंदर डिस्क्रीट है, मतलब अब हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, अब हम पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना लाइट का, पार्टिकल नेचर पे फोकस कर रहे हैं। तो लाइट कैसे होगी? पार्टिकल्स के फॉर्म में होगी। पहले हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात की थी, तब हमने क्या देखा था कि लाइट जो है वो वेव है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस था ना, टूटा नहीं हुआ था, लेकिन पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो टूटे होते हैं, ठीक है। तो अब एक पार्टिकल की जब एनर्जी उसने कैलकुलेट की तो वो एच म्यू के इक्वल आई, ठीक है। ये भी एच म्यू, ये भी एच म्यू। कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी जो लाइट की एनर्जी है वो निकल कर आई एच म्यू, ठीक है। 1 2 3 जैसे ये है तो 3 क्वांटा है इस लाइट के अंदर। ऐसे ही जब इस लाइट को डाला गया तो उसे देखा गया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन्स तब इजेक्ट करवा पा रही है जब उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है। उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला गया। मतलब क्या है कहने का कि अब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जब मिल जाएगी मटेरियल को, तभी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। अब ये होता है ना कि पानी गर्म करने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, जब तक वो नहीं दोगे तब तक वो गर्म नहीं होगा, है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ये है कि अब मान लो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स है ना। अब एटम्स में क्या होगा, एटम्स होंगे तो उसमें न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बाइंड कर रहा है,
अनलाइक चार्जेस है ना, अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जब तक इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं तोड़ोगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो हमें यहाँ पर उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो उस एनर्जी को, एनर्जी मतलब क्या, एच म्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट है। ये है जो ये हमें सफिशिएंट देनी पड़ती है तभी जाकर वो एच म्यू इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है। तो हर मटेरियल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो E एक रिलेशन निकल कर आया, E इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। मैं इसको यहां लिख देता हूं, थ्रेशोल्ड तुम्हें समझ में आ गई ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आई। देखो थ्रेशोल्ड का मैं दोबारा से मतलब बता देता हूँ। एक मटेरियल था, ठीक है, मान लो कि ये सोडियम का है, सोडियम का बना हुआ है, और इस पे हम क्या डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं। एक तो मैंने डाली, अब तुम कंपैरिजन में अच्छे से समझ पाओगे। हमने लाइट डाली, एक तो रेड कलर की, एक येलो कलर की। अब तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि रेड और येलो में फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं आगे बता देता हूँ, पोज करके बता देना, ठीक है। अभी मैं आंसर ही बता रहा हूँ। देखो रेड की जो होती है ना वो 4.12 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, ऐसा कुछ अमाउंट होती है रेड की। और जो येलो होता है उसकी होती है 5.2 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, ये होती है येलो की। तो एनर्जी ज्यादा किसकी हुई, येलो की। तो इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो होती है 5.0 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। आ गई बात समझ, क्या समझ में आया। मैंने दो लाइट डाली, मैं सुबह लाइट लेके बैठा रेड कलर की, और मैं सोडियम मेटल के ऊपर मारे जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है बहुत देर तक। क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसकी जो रेड की एनर्जी है वो कितनी है, 4.1, चाहिए कितनी, 5 जब तक नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसीलिए येलो लाइट जब डाली तुरंत से इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये मतलब है फ्रीक्वेंसी का, ये मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब एक रिलेशन आता है जो मैं वहां लिख रहा था, वो क्या है कि एनर्जी जितनी आप दोगे, एक तो एच म्यू नॉट खत्म हो जाएगी। एच म्यू नॉट कौन खा जाएगा, इसको जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में खत्म हो जाएगी। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर बच गई तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। किसको बढ़ा देगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि मान लो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी तेजी से निकल रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम एनर्जी कितनी दे रहे हो, ठीक है। अगर तुमने एनर्जी दे दी एच म्यू नॉट से ज्यादा तो वो ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। मतलब क्या है, एक तो तुम एनर्जी दे रहे हो इतनी, ठीक है, 5.2 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, इतनी दे रहे हो, ये कितनी है 5, बची कितनी 0.2 इंटू 10 टू पावर 14, तो वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एक तो बाहर निकालने में एनर्जी लगेगी, बाकी बची हुई एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। तो ये मतलब है इस इक्वेशन का। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको समझ में आएगा कि इससे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। बाकी तो सिंपल है। अब तक मैंने दो चीज़ें बताई आपको, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक बताया मैंने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया। इसके बाद की क्लासेस के अंदर आपके स्पेक्ट्रा आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। ओके, तो आप पढ़िए इसे, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।